हाँ बच्चों, तो अभी हम लोग थोड़ा डिस्कशन का पार्ट भी करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो एटॉमिक का फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको जो भी पढ़ाया था बेटा उसके ऊपर बेस्ड एटॉमिक की शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और सेक्शन ए मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो सेक्शन ए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सभी लोग शीट अपने सामने निकाल लें और मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आप अपना अपना डाउट उससे क्लियर कर लें, ठीक। और अगर कोई भी दिक्कत हो बेटा तो आप ग्रुप पे भी क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अपन लोग जो डाउट क्लास लेंगे उसमें भी क्लियर कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन बेटा आपको अच्छी तरह से ट्राई करना चाहिए। अगर अटकें तो उसकी थ्योरी एक बार देख के फिर दोबारा कर लें। फिर भी नहीं होता है तो आप उस वीडियो को देख के अपना डाउट क्लियर करें। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर A1 है सब्जेक्टिव पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 शीट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें कुछ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये सब आपको लिखने हैं। आई होप इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आते हैं A2 क्वेश्चन पे। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड अ ड्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज अपने को बताना है। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर A2, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, ये है ना। तो अगर आपको बेटा इसमें बताना है Q बाय M, तो इसका चार्ज कितना है 2e और मास कितना होगा 4। ये AMU में है बेटा, तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और इसका मास 4 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ग्राम में होगा, इंटू 10⁻⁻3 ये किलोग्राम में। बात समझ में आ गई? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देन इसके बाद आपको बताना है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन बेटा क्या होता है D प्लस, ठीक है। इसके लिए Q बाय M क्या होगा D प्लस। तो चार्ज E हो गया और मास हो गया बेटा इसमें कितना, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है 2 AMU। तो ये हो गया 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 2 बाय Na इंटू 10⁻³ कूलम पर किलोग्राम। इस तरह से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है बेटा A3। देखो A3 क्वेश्चन क्या है। A3 में स्पेसिफिक चार्ज फॉर टू पार्टिकल आर इन द रेशियो Q बाय M ऑफ A, Q बाय M ऑफ B is equal to 2/3 if their mass ratio Ma by Mb 2/3। तो फाइंड रेशियो ऑफ देयर चार्जेस, तो ये होगा बेटा QA अपॉन Ma, QB अपॉन MB इज इक्वल टू 2/3। तो QA अपॉन QB इंटू MB बाय MA इज इक्वल टू 2/3। MA बाय MB बेटा क्या दिया हुआ है 2/3। QA बाय QB इंटू MB बाय MA। इस क्वेश्चन में MA बाय MB दिया है 2/3, तो ये होगा 3/2। इट इज 2/3। सो QA अपॉन QB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4/9। ठीक है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन 4। अरेंज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर E बाय M रेशियो। ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में लेक्चर 1 में ही कराया गया है, तो इसको आप थ्योरी से अच्छी तरह देख सकते हैं, कोई खास टफ प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है बेटा A5, राइट द कंक्लूजन्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स। थ्योरी में आपको ये भी लिखवाया गया है, ये थियोरटिकल क्वेश्चन है, इसको भी आप उससे देख लेंगे, रेफर कर लेंगे। हाँ हेलो बच्चों, थर्ड लेक्चर ऑफ द टॉपिक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये वो थ्योरी है जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर में साइंटिस्ट लोगों के थॉट को चेंज कर दिया, हमारे सोचने के तरीके को चेंज कर दिया कि हम
अब तक जो चीज़ें सोच रहे थे साइंस में लाइट के बारे में, वो चेंज हो गई। देखो कैसे, पहले समझ लो फिर हम लोग इसको नोट करेंगे। अर्लियर इट वॉज अज्यूम्ड दैट लाइट बिहेव लाइक अ वेव। ठीक है, लाइट की वेव थ्योरी बताई गई, हाइगेंस ने बताई कि लाइट में वेव का नेचर होता है। क्यों? क्योंकि लाइट वेव से रिलेटेड कुछ फिनोमेना को शो करती है। मैं बताता हूं। तो लाइट आप इस तरह से थोड़ा सा लिख सकते हैं इसमें, लाइट हैज वेव नेचर बिकॉज इट शोज सम वेव एक्सपेरिमेंट्स लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये चार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं कि अगर कोई सिस्टम ये शो करेगा तो हम ये बोलेंगे कि वो सिस्टम वेव है, उसमें वेव प्रॉपर्टीज हैं। ये वेव के कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, हमें सिर्फ यहाँ इनके नाम की ज़रूरत है, और एक आध ये नाम आपने सुने भी हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट्स बेटा ऐसे होते हैं जो लाइट शो करती है और वो वेव एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट हैं, उनमें पार्टिकल नेचर विजुलाइज होता है। तो हुआ क्या कि जब स्टार्टिंग में देखा गया कि लाइट का नेचर कैसा है, तो बताया गया कि ये वेव नेचर है। क्यों? क्योंकि लाइट वेव के एक्सपेरिमेंट्स को शो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी बाद में आए जिनको लाइट शो कर रहा था और वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते थे। तो प्लैंक ने वहां रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया कि लाइट में डुअल नेचर है, लाइट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर बोथ। यहीं से फिजिक्स को सोचने का तरीका चेंज हो गया। तो इसके बाद आप एक पॉइंट और लिखेंगे, लाइट शोज सम अदर एक्सपेरिमेंट्स लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एटसेट्रा। ये ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाद में। हाँ, तो light shows some other experiments like photoelectric effect, black body radiation, etc., which cannot be explained using wave nature only. They are experiments which are associated with particle nature. That's why Planck suggested that light has dual nature, that is wave as well as particle. दोनों नेचर हैं। इससे पहले की फिजिक्स को हम लोग पार्टिकल फिजिक्स बोलते हैं, क्योंकि इस फिजिक्स में पार्टिकल को हम अलग ट्रीट करते हैं और वेव को अलग। ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। लेकिन प्लैंक क्वांटम थ्योरी आने के बाद एक नए टाइप की फिजिक्स के बारे में लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, जिसका नाम था क्वांटम फिजिक्स। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी आर, मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं? देखो, क्वांटम का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, क्वांटम का मतलब है डिसकंटिन्यूटी। देखो, एक पॉइंट जो कि जमीन से कुछ ऊपर है, मान लो किसी h हाइट पर, यहां से हमें नीचे आना है। ये दो तरीके हैं। एक स्लाइड बना लिया जाए, यहां से रोल करते करते और नीचे आ जाएंगे। दूसरा तरीका है ये सेम एच हाइट, यहां से स्टेयर्स बना ली जाए। ठीक है, दो तरीके हैं। ये वाला जो तरीका है और जो ये वाला तरीका है, इसमें ये वाला ब्लॉक किसी ना किसी स्टेप पर ही रुकेगा। ठीक है, या तो ये फर्स्ट स्टेप पर होगा या सेकंड पर या थर्ड पर। लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है ये किसी भी हाइट पे रुक सकता है। ये कंटिन्यूअस नीचे तक जाएगा और ये डिसकंटिन्यूअस तरीके से नीचे जाएगा। ये है क्वांटाइज्ड वे, इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, क्वांटाइजेशन। और मैं आपको बता दूं, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं जो देखने में हमें कितनी भी
कंटिन्यूअस लगें, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उनमें कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी होती ही है। जैसे एक ग्लास पानी को अगर हम देखें, एकदम शांत पानी है उसमें, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लगेगा यार कंटिन्यूअस नीचे से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। लेकिन केमिस्ट्री के कोर्स में अब आप इस बात को जानते हो, क्या जानते हो, कि उसमें जो पानी भरा हुआ है मॉलिक्यूलर लेवल पर उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अलग अलग दिख रहे हैं। बात समझ में आई? वाटर 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 वाटर, कहीं ना कहीं जाके तो डिसकंटिन्यूटी आ ही रही है। तो नेचर बेसिकली डिसकंटिन्यूटी शो करता है। प्लैंक से पहले हम उसको समझ नहीं पा रहे थे, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। प्लैंक ने सबसे पहले लाइट के लिए नेचर एक्सप्लेन किया। तो ये है बेटा क्वांटाइज तरीका और ये है कंटिन्यूअस तरीका। याद रहे, क्वांटाइज्ड वे कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं? फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ small tiny energy packets known as quantum, और प्लूरल में इसको क्या कहते हैं? क्वांटा। तो कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें एनर्जी पैकेट्स होते हैं और उस एनर्जी पैकेट को हम लोग बोलते हैं क्वांटम। अगर पर्टिकुलर लाइट की बात करें तो लाइट के क्वांटम का एक और नाम है बेटा फोटॉन। फोटॉन नाम आपने सुना होगा, ये लाइट के लिए यूज होता है, लेकिन किसी भी वेवलेंथ के लिए अगर यूज करता है तो आप अपने कोर्स में क्वेश्चंस में उसको यूज कर लेना, बट फंडामेंटली इट इज यूज फॉर लाइट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी एनर्जी पैकेट्स नोन एज क्वांटम। second postulate yes, energy of one quantum or photon is directly proportional to frequency of radiation। ये प्लैंक ने अपने कैलकुलेशन से, अपनी थ्योरी के डिटेल से उसने डिस्कवर किया। हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट पढ़ रहे हैं। तो उसने ये कहा, energy of one quantum is directly proportional to frequency of radiation, epsilon is proportional to nu। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए उसने कांस्टेंट यूज किया जिसको हम सभी क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल सही, प्लैंक्स कांस्टेंट, which is 6.626 10 raised to power minus 34 जूल इनटू सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगी? देखो, जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स में है। एक पैकेट है तो एनर्जी ई, 2 पैकेट हैं तो एनर्जी 2e, 10 पैकेट हैं तो यस 10e, 1000 पैकेट्स हैं तो 1000e। तो इसने ये कहा कि टोटल रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होती है, टोटल रेडिएशन एनर्जी ई टोटल इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इसका मतलब ये होगा एन एच न्यू। ये टोटल एनर्जी है वेयर एन इज द नंबर ऑफ क्वांटम और फोटोन। तो अगर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वांटम और फोटोन दिए हुए हैं तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाँ बच्चों, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो हमने पोस्टुलेट वाइज तो पढ़ ली, ठीक है ना। इसके पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। एक जो पार्टिकल है, एक एनर्जी पैकेट है, इसकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के। और अगर टोटल एनर्जी निकालनी हो तो दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन और वन क्वांटम। लेकिन क्या ये फॉर्मूले हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे? नो। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रिकी फॉर्मूले जो आपकी कैलकुलेशन को सिंपल कर देंगे। कैसे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर
प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो क्या क्या हैं। फर्स्ट, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन is equal to h nu is equal to hc upon lambda, where c is speed of light. Yes, c is equal to nu lambda. तो बेटा अगर न्यू लिखना है तो क्या हो जाएगा वो c अपॉन लैम्डा। अब किसी क्वेश्चन में अगर वेवलेंथ दिया हुआ है, h और c तो कांस्टेंट है, तो क्या हर क्वेश्चन के लिए हम ये बार बार कैलकुलेशन करेंगे? नहीं, हम एक ही बार h और c की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12400 अपॉन वेवलेंथ, ये हमें सब्स्टिट्यूट करनी है एंगस्ट्रॉम में, और इससे एनर्जी मिलेगी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, एक फोटॉन की एनर्जी। और इसी तरह से टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये हो जाएगी ET इज इक्वल टू एन एच न्यू मतलब n, hc अपॉन लैम्डा मतलब n, 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। लेकिन इस एनर्जी की वैल्यू बेटा क्या है? EV। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 1.6 10⁻⁻19। अब इसकी यूनिट क्या हो गई? जूल। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर आपको बताया था। तो ये जो एनर्जी है ये टोटल जूल में आ गई। यहां पे जो n होगा, इसमें n वो है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो है टोटल एनर्जी जूल में। ठीक है, और अगर n की वैल्यू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, तो जो E टोटल होगी वो होगी एनर्जी पर सेकेंड। और बेटा एनर्जी पर सेकेंड को क्या कहते हैं? पावर। सो इट इज ऑल्सो नोन एज पावर, जूल पर सेकेंड। तो यहां देख लो, कॉम्बिनेशन है। अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं तो ये टोटल एनर्जी है, और अगर n की वैल्यू फोटॉन्स पर सेकेंड है तो ये बेटा एनर्जी पर सेकेंड है। इसका मतलब जूल पर सेकेंड है, और जूल पर सेकेंड को बोलते हैं पावर। जूल पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? वॉट, WATT, वॉट, जेम्स वॉट वाला वॉट। ओके, ये रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन रिलेशन के हेल्प से कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएंगी। अब मान लो किसी क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ दी हुई है और आपको एनर्जी बतानी है फोटॉन की, हो गई। जैसे एक एग्जांपल लिखो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन फोटॉन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3100 एंगस्ट्रॉम मैंने इसलिए बोला ये नंबर क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड द आंसर इज 4 EV। 4 EV इज द एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन। इसी तरह से अगर हमसे कहे कि इस टाइप के फोटॉन में, इस टाइप के जो रेडिएशन है उसमें हमें 10⁻20 फोटॉन्स की एनर्जी निकालनी है, तो एक फोटॉन की एनर्जी बेटा आपने कितनी कैलकुलेट की? यस, 4 EV। तो 10⁻20 फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? 10⁻20 इंटू 4 EV। और इसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें? जूल में। कैसे? 1 EV इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻⁻19। द आंसर इज 64 जूल। चेक कर लो। हाँ, तो इस तरह से आप टोटल एनर्जी भी इसमें बता सकते हो। एक पॉइंट मैं यहाँ और डिस्कस करना चाहूँगा, वो है थर्ड पॉइंट। देयर इज 1-to-1 पार्टिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन फोटॉन एंड मैटर। देयर इज 1-to-1 पार्टिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन फोटॉन एंड मैटर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लैंक ने ये भी अपना एक पॉइंट बताया कि अगर किसी रेडिएशन को किसी सब्सटेंस पर डाला जाए, बॉम्बार्ड किया जाए, तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। मतलब एक फोटॉन का इंटरेक्शन सिर्फ एक ही पार्टिकल से होगा। पार्टिकल मींस अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक है तो उसका
इंट्रैक्शन, एक फोटोन का इंट्रैक्शन एक एटम से होगा। अगर वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो एक फोटोन का इंट्रैक्शन एक मॉलिक्यूल से होगा। अगर आयन है तो एक आयन से होगा। और अगर बॉन्ड के ऊपर फोटोन गिर रहा है तो एक बॉन्ड से इंट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन से अगर इंट्रैक्शन हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन से इंट्रैक्शन होगा। देयर इज 1-to-1 इंट्रैक्शन। इसको हम लॉजिकली इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर एक फोटोन की एनर्जी 4 eV है और वो किसी एटॉमिक सब्सटेंस पे गिर रहा है, ठीक है, तो एक एटम एक फोटोन से इंटरेक्ट करेगा 4 eV वाला। मान लो 2 फोटोन उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं या 2 फोटोन उस पर बॉम्बार्ड हो रहे हैं, तो जैसे ही एक एटम एक फोटोन से इंटरेक्ट करेगा उसका नेचर चेंज हो जाएगा एनर्जी वाइज। और अगर उसका नेचर चेंज हो जाएगा तो वो सेम उसी 4 eV के फोटोन से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। ये इंटरेक्शन बहुत ही स्पेसिफिक होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन। और इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इसके ऊपर या इसके एप्लीकेशंस के ऊपर और बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाँ बच्चों, अभी मैं आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स बता रहा था और उसके फॉर्मूलों को किस तरह से यूज करेंगे वो बताया मैंने आपको। अब यहाँ पे एक कन्वर्जन फैक्टर और नोट करेंगे, एंड द कन्वर्जन फैक्टर इज, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल एनर्जी है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल। 96.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी के ये बराबर होगा। और इसको हम लगभग 23 किलो कैलोरी पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल की एनर्जी को किलो जूल पर मोल में और किलो कैलोरी पर मोल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो ये होगी पर पार्टिकल ऑलवेज, और इसीलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टोटल एनर्जी पर मोल होगी वो होगी 4 × 96.5 किलो जूल पर मोल। यानी ऐसे पार्टिकल आप ले रहे हैं जिनमें हर एक पार्टिकल की एनर्जी अगर 4 eV है तो वैसे ही 1 मोल पार्टिकल की एनर्जी ये आएगी। इसकी कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। 1 मोल में बेटा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? यस, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके और ईवी और जूल का कन्वर्जन फैक्टर लगा के आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं इसको। देखो, एक न्यूमेरिकल आपके लिए, मान लिया a light beam has wavelength, light beam has wavelength 6200 एंगस्ट्रॉम। मान लो एक लाइट बीम की जो वेवलेंथ है वो 6200 है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट, 2-3 पार्ट इसमें कैलकुलेट करते हैं। करें, देखो, एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, एनर्जी किलो जूल पर मोल में बतानी है। और तीसरा बताना है एनर्जी ऑफ 10⁻20 photons ऑफ लाइट। इस लाइट के 10⁻20 फोटॉन्स की एनर्जी आपको बतानी है। तो अब ध्यान से देखो, लाइट बीम की वेवलेंथ कितनी है? 6200। एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, यहां पार्टिकल का मतलब फोटोन, वन पार्टिकल, वन क्वांटम, वन फोटोन की एनर्जी। तो क्या फॉर्मूला आपको बताया? hc/λ।
लेकिन एच और सी तो कांस्टेंट है, तो क्या हम हर सवाल में कैलकुलेट करते रहेंगे? यहीं पे आपको ट्रिक बताई मैंने कि आप डायरेक्टली यूज करो 12400 अपॉन 6200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी बेटा ये 2 ईवी। तो फर्स्ट आंसर 2 ईवी। अगर आपसे कहे कि नहीं ये एनर्जी तो हमें जूल में चाहिए, तो कोई बात नहीं है, 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। लो हो गई। कन्वर्जन फैक्टर ही तो लगाना है। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 ईवी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बात समझ में आई? ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है? किलो जूल पर मोल में बतानी है। तो 2 ईवी तो एक फोटोन की एनर्जी है, तो किलो जूल पर मोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा 2 इंटू 96.5 किलो जूल पर मोल। कन्वर्जन फैक्टर अगेन। और उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको बताना है 10⁻20 फोटॉन्स की एनर्जी। तो एक फोटोन की एनर्जी तो आपके पास 2 ईवी है, जो कि आप जूल में भी बता चुके हो। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे इसके लिए? भाई एक फोटोन की एनर्जी 2 ईवी दी हुई है, तो 10⁻20 फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी? 10⁻20 फोटोन से मल्टीप्लाई ही तो करना है, सिंपल। तो ये आंसर आएगा थर्ड पार्ट का 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19, ये एक फोटोन की एनर्जी। और हमने इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 10⁻20 से, तो टोटल आ गया 32 जूल। ये 32 जूल इस लाइट के 10⁻20 फोटॉन्स की एनर्जी है। समझ में आई बात? ठीक है। और किसी पार्ट में कोई डाउट इसमें? ठीक है ना बेटा? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों। एक प्रॉब्लम और देखो यहां डिस्कस करते हैं। एक और प्रॉब्लम, अगर मान लो हमें एक बॉन्ड को ब्रेक कराना है या किसी एटम को आयनाइज कराना है। देखना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मान लो आपसे कहा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम इज 965 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी है बेटा सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू आयोनाइज सोडियम एटम। तो अगर हम सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं बेटा, तो एक तरीका तो क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप इसको हीट कर दो। हीट करोगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बाहर निकल आएगा। ठीक है ना? या फिर हथौड़े से तोड़ दो। अब ऐसा हथौड़ा कहाँ से लाएंगे जिसे सोडियम एटम को तोड़ें? वो एक दूसरा इशू है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसको लाइट से एनर्जी दे रहे हैं। तो क्या लाइट में भी एनर्जी होती है? यस, लाइट में एनर्जी होती है। यही तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लाइट में एनर्जी होती है, और वो एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती। कैसी होती है वो? क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब हर पार्टिकल की डेफिनेट एनर्जी होती है। हर पार्टिकल मतलब फोटोन। तो यहाँ पे सोडियम की हमारी रिक्वायरमेंट दी हुई है आपको, और आपको बताना है कि सोडियम एटम को आयोनाइज करने के लिए कितनी वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए। हाँ, तो कर लेते हैं इसको। देखो, ये जो एनर्जी दी हुई है, यही एनर्जी एनर्जी ऑफ लाइट ही तो है। क्या है? 965 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब
965 अपॉन 96.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 eV। तो एनर्जी ऑफ लाइट अगर 10 eV है तो ये कितने फोटोन की एनर्जी है? 1 फोटोन। क्योंकि 965 किलोजूल पर मोल है तो 10 eV पर फोटोन होगी। और अगर 10 eV पर फोटोन है बेटा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 12400 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 10। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1240 एंगस्ट्रॉम। 1240 एंगस्ट्रॉम। इतनी वेवलेंथ की लाइट अगर हम डालेंगे तो सोडियम के सैंपल में से, सोडियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आगे हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये क्या था? एक जस्ट एप्लीकेशन ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई डाई है और इस पर एक कोई फोटोन आ रहा है। ये फोटोन इस पर इंसिडेंट हुआ और ये फोटोन इंसिडेंट होने के बाद स्प्लिट होकर 2 फोटॉन्स में निकल गया। मतलब ये फोटोन एब्जॉर्ब हुआ और एमिशन में ये 2 फोटॉन्स निकले। तो अगर आपको इसकी वेवलेंथ दी हुई है 3000 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे फोटोन 1 और फोटोन 2, तो एक फोटोन इसमें जाता है और 2 फोटोन निकलते हैं। इन दोनों में से किसी एक फोटोन की वेवलेंथ दी हुई है से 4000 एंगस्ट्रॉम और हमसे पूछ रहा है कि दूसरे फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। बता सकते हैं क्या इस बारे में? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, लेकिन ये एनर्जी कंजर्वेशन फोटोन की एनर्जी में लगेगा। डाई को एक फोटोन मिला और 2 फोटोन बाहर निकल गए, तो जितनी एनर्जी अंदर आई उतनी ही एनर्जी बाहर निकल गई, हम ये मान सकते हैं। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा अपने को? एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड। 12400 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा 1, 12400 अपॉन लैम्डा 2। सो 1 अपॉन लैम्डा यानी 1 अपॉन 3000 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4000 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग लैम्डा 2 का आंसर इजीली बता सकते हैं। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है मैथमेटिकल। लैम्डा 2 दूसरे फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। तो मैं यहाँ ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा आपको कि लाइट की जो एनर्जी होती है वो भी नॉर्मल एनर्जी की तरह ही है, बस उसमें एक डिफरेंस है और वो है उसका नेचर क्वांटाइज्ड है। उसका नेचर कंटिन्यूअस नहीं है कि जो चाहो एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी उतनी ही मिलेगी जितनी उसके फोटॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल में होती है। एक फोटोन इस सवाल में एब्जॉर्ब हुआ डाई में और 2 फोटोन के फॉर्म में स्प्लिट होके निकला, तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लगेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन नॉर्मल कंडीशन में हमेशा लगता ही है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है। हाँ बच्चों, अब हम लोग इस प्लैंक क्वांटम थ्योरी के एक एप्लीकेशन पे आ रहे हैं जो कि शॉर्ट में अपने सिलेबस में है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम, ब्लैक बॉडी शायद कुछ बच्चों ने सुना हो, वैसे डिटेल में ये फिजिक्स के सिलेबस में आपके आएगा। शॉर्ट में क्या है कि जब बेटा किसी सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ठीक है वो गर्म हो जाता है। अब जैसे घर में मम्मी डेली बेटा रोटियां बनाती हैं आपके लिए, चपातियां बनाती हैं तवे पर, तवे को गर्म भी करती हैं, लेकिन क्या तवे में कोई और चेंजेस आते हैं? कलर में कोई चेंजेस आते हैं? नहीं। ये जो मैटर है ये हाई टेम्परेचर पे हीट करने का है। तो व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एमिट रेडिएशंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। सॉलिड को अगर गर्म किया जाता है तो उनमें से हीट निकलती है। शायद आपने सुना हो कि
लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो रेड हॉट हो जाता है, लेकिन वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आयरन रॉड जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले डल रेड से हाई रेड, मोर रेड की तरफ जाता है, और टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो वाइट हो जाता है, और अगर वेरी हाई टेम्परेचर करें तो वो ब्लू हो जाता है। ये टेम्परेचर बेटा हजारों केल्विन में होता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए आयरन का तो उसका कलर रेड, वाइट और ब्लू हो जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं। टेम्परेचर T1 T2, तो T2 टेम्परेचर T1 से ज़्यादा है। ग्राफ का पर्टिकुलर शेप है, ध्यान क्या रखना है अपने को, एक्स एक्सिस पर नीचे बेटा वेवलेंथ लैम्डा, और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिलीजिंग, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी होती है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर T1 है तो कलर रेड है, रेड कलर से ही मैंने इसको बनाया है, और जब टेम्परेचर T2 यानी ज़्यादा है तो कलर ब्लू हो गया, जो कि यहाँ लिखा भी है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर कलर चेंज हो रहा है। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ने पर इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन। तो सिंपल सी बात क्या है बेटा कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो नेचर है, जो ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक को एनर्जी और वेवलेंथ का कोई रिलेशन चाहिए था, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन चाहिए था, और वो रिलेशन उसने अज्यूम किया अपने पोस्टुलेट्स में। आपको याद ही होगा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, मीन्स एच सी अपॉन लेमडा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन भी किया उसने। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में फिजिक्स में है बेटा। केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिस्कशन अपने को करना है, अभी थोड़ा सा मैं और इसमें बता रहा हूँ। तो क्या है कि जब सॉलिड्स को गर्म किया जाता है तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। आयरन रॉड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डल रेड से मोर रेड, देन वाइट, और टेम्परेचर बढ़ाने पर ब्लू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देख लो, टेम्परेचर बढ़ने पर एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, emitted radiation move from lower frequency to higher frequency, लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब, इसका एक स्टेटमेंट और हो सकता है, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर एमिटेड रेडिएशन मूव फ्रॉम हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। बात समझ में आई? तो ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक बार और मैं इसको रिपीट करता हूं, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर emitted radiations move from lower frequency to higher frequency range, and we can say emitted radiation move from higher wavelength to lower wavelength range। और अब आप जानते हैं कि ये क्यों हो सकता है, क्योंकि प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एनर्जी न्यू के प्रोपोर्शनल है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बेटा बढ़ाएंगे,
टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में जा रहा है, क्योंकि लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहा है। इसी तरह से एनर्जी का एक और फॉर्मूला है एच सी अपॉन लेमडा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब एच सी अपॉन लेमडा वाले फॉर्मूले से वेवलेंथ कम होगी। यहाँ हम लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू एच सी अपॉन लेमडा। तो एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी न्यू उतना ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन वेवलेंथ कम हो जाएगी। बात समझ में आई? इसके आगे का जो डिस्कशन है बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ये आप लोगों के फिजिक्स के सिलेबस में है। अपन को यहाँ पे दो ही बातें ध्यान रखनी है, एक टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी लोअर से हायर और वेवलेंथ हायर से लोअर। दूसरी बात, ये जो ग्राफ का नेचर है ये ऐसा शेप होता है, तो ये वेवलेंथ का है बेटा। तो ध्यान से देखो, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये वाला जो ग्राफ है और इसका जो पीक है वो राइट हैंड साइड में है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ग्राफ बना उसका पीक लेफ्ट साइड में मूव कर गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ में रेडिएशन मूव कर रहे हैं। ये देखो, ये हो गया लैम्डा 1, ये हो गया लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1। दिखाई दिया आपको? ये दो बातें अपने को देखनी है। ग्राफ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक ही टेम्परेचर पर ग्राफ, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका ग्राफ ऊपर रहेगा, और जिसका टेम्परेचर कम है उसका ग्राफ नीचे रहेगा। ठीक है? हाँ बच्चों, हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी और उसके एप्लीकेशंस पे डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करूंगा जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, आइंस्टाइन का नाम सभी ने सुना होगा, और आइंस्टाइन को हम लोग मेनली किस थ्योरी के लिए जानते हैं? सभी को पता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन आइंस्टाइन को जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला बेटा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए मिला था, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। ठीक है ना? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आप सभी को पता है कि उस समय कई लोगों को समझ में ही नहीं आई थी, तो प्राइज कैसे देते? समझ में आएगी तभी तो बात करेंगे। तो वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये इफेक्ट क्या होता है? ये इफेक्ट होता है जब किसी मेटल पर लाइट डाली जाती है, जब किसी मेटल पर लाइट डाली जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन अगर होता है तो उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब फोटॉन्स, जो लाइट के लिए यूज होता है, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होने वाला वर्ड। फोटोन के हेल्प से इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट होता है, डेवलप होता है। दैट फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, और आज की डेट में कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं इसके। देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, मैं डिक्टेट करता हूं, आप इसका डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट: ejection of electrons from a metal surface when metal surface is exposed to a beam of light is known as photoelectric effect, and the ejected electrons are known as photoelectrons, and the ejected electrons are known as photoelectrons. देखो डायग्राम से समझो इसको। ये एक मेटल सरफेस,
इस मेटल सरफेस पर अगर लाइट डाली जाए, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट इस पर अगर डाली जाए तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब इसी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस हम लोग करते हैं। वैसे तो ये भी फिजिक्स के सिलेबस के पार्ट में है, लेकिन थोड़ा सा हमें और ज़्यादा लेवल पर इसको डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू आर केमिस्ट्री सिलेबस। तो क्या है कि हमने इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला और इलेक्ट्रॉन निकले। तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा मेटल में बाउंड थे किसी ना किसी अट्रैक्शन से। ऑब्वियसली अगर बाउंड नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन इसमें होते ही क्यों, बाहर निकल जाते। बाउंड है, बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए उस बाउंडेशन को तोड़ना पड़ेगा। सिंपल है। मान लो सिर से कोई हमें बाल तोड़ना है, तो हमने एक बाल को पकड़ा और थोड़ा सा फोर्स से उसको खींचा तो टूटेगा, थोड़ा सा फोर्स। क्या हम उस बाल को सिर्फ पकड़े रहेंगे तो वो टूट जाएगा? नहीं। तो हमने क्या किया, इस पर लाइट डाली। वो फोर्स जो हमें यहाँ यूज करना है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एनर्जी के टर्म्स में हमने उसमें डाला रेडिएशन। तो रेडिएशन डालने पर फोटोन निकला, क्योंकि रेडिएशन में भी एनर्जी होती है। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो हमने इसको फोटोन इसके ऊपर डाला जिसमें एनर्जी है, और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कोई मिनिमम एनर्जी तो चाहिए होगी, या जीरो से बस थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं, मिनिमम वर्क तो कराना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, लोहे को जब गर्म किया जाता है तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगेन सेम एग्जाम्पल, मम्मी लोहे के तवे पर डेली हमारे लिए चपातियां बना रही हैं, लेकिन क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? आपको लगता है? नहीं निकल रहे हैं। अगर ऐसा होता, इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते, तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन आपकी चपाती में आपके अंदर आ जाते और आप चार्ज हो जाते। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। आप कहाँ चार्ज हो रहे हो? आप तो नॉर्मली न्यूट्रल चार्ज होता है सभी पर, टोटल चार्ज जीरो। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे हैं, क्योंकि आयरन से इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट है। अभी बताता हूँ क्यों। तो मैं ये यहाँ बता रहा हूँ कि अगर मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी अट्रैक्शन से बंधा हुआ होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम यहां बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दूसरा नाम है वर्क फंक्शन।